रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनिशा आईएएस में। चलिए आज अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार को हम लोग देखते हैं। स्पेशली आपका ये इंग्लिश में नोट्स है और हिंदी मीडियम वालों को भी इस नोट्स को उतार लेना है, बाकी नोट्स तो उतारने की ज़रूरत नहीं है, इस नोट्स को उतार लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार की जहाँ तक बात है तो आपको पता है कि उस समय कई ऐसे मैटर्स चल रहे थे जिसके कारण इसे सैन्य सुधार करना पड़ा। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले सेना थोड़ी सी अस्त व्यस्त थी और अलाउद्दीन खिलजी से पहले से ही आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण के खतरे बने हुए थे और अगर सेना मजबूत नहीं रहती तो अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के आक्रमण का सामना बेहतर तरीके से नहीं कर सकता था। और अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार इतना महत्वपूर्ण आपका है कि यह पूरी तरीके से सभी सुधारों के इसके केंद्र में थे सैन्य सुधार, क्योंकि जो बाजार सुधार भी, मार्केट रिफॉर्म भी इसने जो किया था ना, सैन्य सुधार को सफल बनाने के लिए किया था कि सैन्य सुधार का जो उसका प्रयास है वो कहीं से आपका गड़बड़ ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए ही उसने किया था। यानी कि सैन्य सुधार सेंटर में था, बाकी सुधार के एक कारण कहीं ना कहीं से सैन्य सुधार थे। चलिए नोट्स को देखते हैं। जयाउद्दीन बर्नी राइट्स इन हिज वर्क फतवा-ए-जहांगीरी, द किंगशिप इज बेस्ड ऑन टू पिलर्स, द आर्मी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। फतवा-ए-जहांगीरी जो उनका पुस्तक था बर्नी, उसमें कहते हैं कि किंगशिप दो चीज़ों पर निर्भर होता है, दो आधार होता है राजत्व का, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रशासन और सेना। एके वाज रिनोड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, डीएस फॉर दिल्ली सल्तनत, इसको समझिएगा ना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। एके फॉर अलाउद्दीन खिलजी, एके वाज एन एम्बिशियस सुल्तान who gave great importance to victory and expansion of the empire। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी सुल्तान था जो विजय को और एम्पायर के विस्तार को अत्यधिक महत्व देता था। बट देर वेर मैनी ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ एकेज एम्बिशन, लाइक जो भी उसके एम्बिशंस थे अलाउद्दीन खिलजी को, उसमें कई बाधाएं थे, ऑब्स्टेकल्स थे, जैसे कंटिन्यूड मंगोल इन्वेशन, जो भी ये चाहता था अलग अलग तरीके से साम्राज्य विस्तार करना, है ना। और इसको कुछ और टारगेट्स थे, उसमें मंगोल का जो बार बार आक्रमण हो रहा था वो उसके लिए हेडेक बना हुआ था। इसके अलावा डेंजर ऑफ रिबिलियन बाय हिंदू किंग्स, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड अदर इलाइट क्लासेस। इसके अलावा हिंदू जो राजा होते थे, सामंत होते थे और अन्य कुलीन वर्ग जो थे, उनके द्वारा भी विद्रोह के खतरे बने रहते थे। द सिक्योरिटी सिचुएशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज वॉरिंग, और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपका सुरक्षा की समस्या चिंताजनक थी। द राइजिंग ट्रेंड ऑफ रिवेलियन इन द साउदर्न स्टेट्स, साउथ में भी विद्रोह की स्थिति बनी हुई थी, अक्सर कोई न कोई शक्ति दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे रही थी। इट वाज द रीजन भाई अलाउद्दीन खिलजी carried out military reforms and kept the army at the center of his policies। ओके, यही कारण था कि उसने सेना सुधार किया गया, सैन्य सुधार किया और सारे जितने भी उसके नीतियां थीं उसके सेंटर में इसने रखा अपने सैन्य सुधार को। इसके की एलिमेंट्स क्या क्या थे मिलिट्री रिफॉर्म्स के, क्लियर। आफ्टर मलिक तरगीज इन्वेशन इन 1303, एके फोकस्ड ऑन नॉर्थ वेस्टर्न सिक्योरिटी, यानी कि जब मलिक तरगी का अटैक आपको पता है कि 1303 में हुआ था, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट का जो आपका क्षेत्र था वहाँ पर सुरक्षा अलाउद्दीन खिलजी को प्रतीत हुआ कि ज़रूरी है, वहाँ पर बेहतर स्ट्रॉन्ग व्यवस्था होनी चाहिए। इन द सेम ईयर, यानी कि 1303 में ही क्या होता है देखिए, कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द आर्मी, द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वाज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय हिम। चित्तौड़ के विजय प्राप्त करके आया था, चित्तौड़ के विक्ट्री के बाद इसने क्या किया था, मार्केट रिफॉर्म को भी लॉन्च किया था और पूरी तरीके से यह सेना से जुड़ा हुआ था।
अब जब मिलिट्री रिफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ को स्पेशली आपको इंडिकेट करना है उसको यहाँ पर लिख दिया गया है। जैसे ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग मीन्स परमानेंट आर्मी, नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेसेस स्पेशली नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में, दाग एंड चेहरा और हुलिया सिस्टम, दाग चेहरा सिस्टम इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। रेगुलर अटेंडेंस एंड पेड रेगुलर सैलरीज, अटेंडेंस हाजिरी रेगुलर लिए जाते थे और सैलरी जो थे रेगुलर दिए जाते थे। इसके अलावा जो मार्केट रिफॉर्म्स था वह भी आपका सैन्य सुधार के कारण ही किया गया था। थ्रू दिस मिलिट्री रिफॉर्म अलाउद्दीन खिलजी हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन द फील्ड ऑफ, अलग अलग क्षेत्रों में इसको उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई अपने मिलिट्री रिफॉर्म के कारण। जैसे स्ट्रेंथन द मिलिट्री कैपेबिलिटीज, मिलिट्री कैपेबिलिटी यानी कि जो सेना की क्षमता थी उसको मजबूत करने में सफल रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डेवलप्ड वेल ट्रेंड एंड डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स, बेटर लॉजिकल एडवांसमेंट फॉर आर्मी, बेटर टेक्नोलॉजीज एंड टैक्टिक्स। इन सारे के बारे में हम लोग अब एक एक करके विवरण देख लेते हैं। जैसे ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी, फॉर द फर्स्ट टाइम ए परमानेंट आर्मी वाज फॉर्म्ड इन द DSYAK। इससे पहले अस्थाई सेना किसी भी सुल्तान के द्वारा यहाँ पर फॉर्म नहीं की गई थी। द आर्मी वाज वेल ट्रेंड एंड डिसिप्लिन्ड सोल्जर, ये लोग काफ़ी जो थे आपका अच्छी तरीके से प्रशिक्षित थे और अनुशासित भी थे। देयर अटेंडेंस वाज टेकन रेगुलरली एंड दे वेर ऑल्सो पेड रेगुलर सैलरीज, यानी कि हाजिरी भी होती थी और नियमित वेतन भी दिए जाते थे। दे कुड रिस्पॉन्ड क्विकली अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, जो आंतरिक और बाहरी खतरे होते थे उसके विरुद्ध ये बहुत ही तीव्र गति से जवाब दे सकते थे। स्ट्रिक्ट मेजर्स वेर टेकन बाय द सुल्तान टू इंश्योर द डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी एमंग सोल्जर्स, बहुत ही कड़े प्रावधान उपाय किए गए थे सुल्तान के द्वारा, क्या चीज़ के लिए कि सेना अनुशासित रहें और वफादार रहें। लॉयल्टी मीन्स वफादार। टू बोलिस्टर सोल्जर्स, उनको एक तरीके से धैर्य देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बोलिस्टर का अर्थ होता है हार्श पेनाल्टीज, कड़े दंड। वेयर इम्पोज्ड टू प्रिवेंट डिसओबीडियंस, अवज्ञा न करें, नेग्लिजेंस, लापरवाही न करें, डिसलॉयल्टी, राजद्रोह न करें। इन सब ऑर्डिनेशन, ये भी अवज्ञा के अर्थ में ही होता है। तो अगर अवज्ञा किया जाता था, आदेश नहीं माना जाता था, लापरवाही की जाती थी, नेग्लिजेंस किए जाते थे या राजद्रोह किए जाते थे, तो कड़े दंड की व्यवस्था की गई सुल्तान के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी वाज ऑलवेज रेडी टू bolster army. Some special effort were also made by Alauddin Khilji to make military reform effective. कुछ विशेष प्रयास भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए। ऊपर जितने भी आपने प्रयास से देखे उसके अलावा जैसे दाग और हुलिया, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हॉर्सेस इन द आर्मी, इंट्रोड्यूस्ड द दाग सिस्टम टू इंश्योर द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। इसमें होता क्या था, दाग दिया जाता था घोड़ों को, क्या किया जाता था, दाग दिया जाता था सिक्के से, जिसमें आपका राजमोहर रहता था, समझ गए ना, राजमोहर रहता था। इससे किसी भी रूप में गलत घोड़े को, खराब नस्ल के घोड़े को नहीं लाया जा सकता था। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द चेहरा सिस्टम इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिटेल्स ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी। चेहरा सिस्टम उस समय तो देखिए मोबाइल कैमरा इत्यादि नहीं था, इसलिए चेहरा में कैसा है ना, कहाँ पर कटा फटा का निशान है, हाथ पाँव, चेहरा का फेयर है, हाइट कितनी है, ये सब लिख लिया जाता था, जिससे संभावना कम हो जाती थी, है ना, बहुत कम संभावना हो जाती थी कि अपनी जगह किसी और सोल्जर को भेजें। तो घोड़ा और सैनिक दोनों के लिए व्यवस्था किया गया था, दाग और हुलिया व्यवस्था। द नंबर्स एंड द डिटेल्स ऑफ हॉर्सेस एंड सोल्जर्स वेर रिकॉर्डेड बाय द स्टेट। दिज रिफॉर्म्स, स्टेट के द्वारा जो आपका
डिटेल्स होता था घोड़ा का और सोल्जर्स का, उनकी क्या संख्या है, ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता था। हेल्प्ड इन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यह क्या किया कि बहुत ही सक्षम प्रशासन बनाने में मदद दिया, और प्रिवेंट करप्शन एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेस, और गलत तरीका अपनाने पर, भ्रष्टाचार करने पर पूरी तरीके से दाग और हुलिया के कारण सुरक्षा प्राप्त हुई, यानी कि सैनिक अपनी जगह दूसरे सैनिक को भेज देते थे, सब फिर चलने वाला नहीं था। हेल्प्ड इन मैनेजमेंट ऑफ कैवलरी, घुड़सवार सेना के मैनेजमेंट में भी जो आपका दाग प्रथा था उसने काफ़ी मदद किया। नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेसेस, बहुत सारे दुर्ग बनाए, फोर्ट्स बनाए आपका, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ओके, क्योंकि मंगोलों का अटैक इधर से ही ना होता था, इसलिए मैनी फोर्ट्स वेर बिल्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बाई अलाउद्दीन खिलजी। दिज फोर्ट्रेसेस वेर बिल्ट अलोंग द एम्पायर बॉर्डर। क्यों? टू प्रोटेक्ट, गुजरात हो गया, इस जगह आपका फोर्ट, जितने भी फोर्ट्स थे सारे बने थे। क्यों बने थे सारे फोर्ट्स? टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल इन्वेशन, बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए। टू मेंटेन द टेरिटोरियल कंट्रोल, जो भी उस क्षेत्र का नियंत्रण मजबूत करने के लिए बनाए गए थे। दिज फोर्ट्रेसेस प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव लाइन, एक लाइन देता था, क्योंकि जितने भी अटैक हुए हैं भारत में सारे नॉर्थ वेस्ट से हुए हैं, शुरू से आपने देखा है, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो या मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, और वर्तमान में भी उसी क्षेत्र से पाकिस्तान के रूप में भारत के लिए खतरा है। एंड इनहेंसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत, और जो स्थायित्व है खतरे में पड़ा हुआ था मंगोलों के कारण, तो उसको इन्हेंस्ड करना, मंगोलों के आक्रमण के खतरे को समाप्त कर। खिलजी फोकस्ड ऑन बिल्डिंग ए फॉर्मिडेबल cavalry force because of its vital role in swift maneuvering and raiding enemy and territories. It means खिलजी को इच्छा थी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग घुड़सवार सेना बना सकें, है ना, क्योंकि जो आपका घुड़सवार सेना होती थी वो पैंतरेबाजी करने, यानी कि फटाफट अटैक करना, वापस आ जाना, तो घोड़ा से संभव होता था। पहले जो ट्रेडिशनल रूप से आपकी हाथी की हस्ती सेना थी उससे संभव नहीं हो पाता था। तो तीव्र आक्रमण करने के लिए, स्विफ्ट मीन्स तीव्र आक्रमण करने के लिए आपको कैवलरी की ज़रूरत होती थी। और रेडिंग मैंने अटैक करना। ओके, इसके अलावा जो आपका है इंटेलिजेंस सिस्टम, ये भी सेंस सुधार में आप डाल सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वाज फेमस फॉर हिज सोफिस्टिकेटेड एंड डेंजरस मिलिट्री इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड इट मीन्स शानदार, परिष्कृत, क्लियर। इंटेलिजेंस नेटवर्क जो था इसका शानदार था, इट मीन्स सोफिस्टिकेटेड के साथ साथ बहुत ही खतरनाक था। सुने हैं ना आप ये मोसाद का नाम? मोसाद की तरह खतरनाक था इसका सिस्टम, इजराइल का जो गुप्तचर सिस्टम है मोसाद। द इंटेलिजेंस नेटवर्क, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट क्या क्या हो रहे हैं उसके काल में, अलाउद्दीन के काल में किस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इट मीन्स उसके विरुद्ध कुछ साजिश तो नहीं चल रहे हैं, क्या क्या अमीरों की प्रक्रिया चल रही है, इलाइट जो क्लास होते थे, नोबल जो क्लास होते थे, उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं आपका अलाउद्दीन खिलजी के अलग अलग कार्यों पर, उसके बारे में निरंतर सूचना इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त होती रहती थी। एंड यूज्ड टू गैदर वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट राइवल किंगडम्स एंड देयर पॉलिटिकल अलायंसेस। राइवल यानी कि जो विरोधी किंगडम्स जो उस समय के थे और भी देश के अंदर या देश के बाहर, तो उनके बारे में भी जानकारी यह देता था गुप्तचर सिस्टम। और उनके पॉलिटिकल अलायंसेस यानी कि कुछ गठबंधन अगर राजनीतिक स्तर पर हो रहा है तो उसकी भी जानकारी दिया जाता था गुप्तचरों के द्वारा अलाउद्दीन को। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हैकेज, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज आर्मी, द मिलिट्री कुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय हायरार्कियल सिस्टम।
यानी कि एक वर्गीकरण आपका स्पष्ट रूप से वर्गीकरण किया गया था। द आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स लाइक कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी डिवीजन। आर्टिलरी ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रांग था, बस सिंपल सा कुछ आगे का गोला वगैरह फेंका जाता था। इसे पूरी तरीके से तोप कहना उचित नहीं है, लेकिन प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी ने कैवलरी के क्षेत्र में, इन्फेंट्री के क्षेत्र में और आर्टिलरी डिवीजन के क्षेत्र में कुछ अलग करने का प्रयास किया था जो पहले की सेना में नहीं हुआ करते थे। each division headed by a commander. Alauddin Khilji appointed trusted commander who were loyal to Alauddin Khilji. Alauddin Khilji granted them significant autonomy. जितने भी आपके यूनिट्स थे सभी एक एक कमांडर के अधीन थे और सारे कमांडर जो होते थे वो बहुत ही ट्रस्टेड होते थे, विश्वस्त होते थे और अलाउद्दीन खिलजी के प्रति यानी कि एक तरीके से समझिए कि इसके अच्छे फॉलोअर्स होते थे, लॉयल होते थे, जिससे आप आशा रख सकते हैं कि वो किसी भी हालत में विद्रोह नहीं करेगा, चाहे उसका जान क्यों नहीं चला जाए। और ऐसे जो जनरल्स होते थे, कमांडर होते थे, उनको सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, उनको कई तरीके के अधिकार भी अलाउद्दीन खिलजी देता था कि एट ए टाइम आवश्यकता पड़ने पर वो लोग डिसीजंस ले सकते थे। ऑटोनॉमी किस लिए था? इन मैनेजिंग देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स, अपने यूनिट्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए। दे हैड टू राइट टू टेक स्विफ्ट डिसीजन एंड टू डू एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन, तीव्र गति से निर्णय ले सकते थे और कोऑर्डिनेशन का भी उनके पास पूरा अधिकार था। इंपॉर्टेंट कमांडर्स के बारे में आप लिख सकते हैं वहाँ पर, है ना, जैसे आल्फ खां, जफर खां, उलुग खान, नुसरत खां, इसके अलावा मलिक काफूर जिसने अलाउद्दीन की ओर से साउथ इंडिया की ओर अभियान किया था, लूटपाट करके आया था। हायरार्कियल सिस्टम अगर आप देखेंगे तो खान जो होते थे वो 10 सोल्जर्स के हेड होते थे, डेसिमल सिस्टम पर था। मलिक जो होते थे 100 का हेड होते थे, अमीर 1000 सोल्जर्स के हेड होते थे और जो तुमन होते थे वो 10,000 सोल्जर के हेड होते थे। इट मीन्स तुमन सबसे पावरफुल आपका पोस्ट था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी स्टूड मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज, है ना, यानी कि जिस बुद्धिमानी से इसने किया था उसी के लिए स्टूड शब्द का यूज किया गया है। वेरियस डिसीजंस टेकन बाय अलाउद्दीन खिलजी इन द मिलिट्री फील्ड एस्टेब्लिश्ड हिम एज ए फॉर्मिडेबल रूलर, एक सशक्त रूलर के रूप में उसे इस्टेब्लिश किया। एक तो मिलिट्री की ओर रिफॉर्म इसने किया था मिलिट्री के क्षेत्र में, और दूसरा आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किया था और कई कड़े डिसीजंस भी लिए थे अमीरों को कंट्रोल में लेने के लिए, है ना, कंट्रोल में लेने के लिए कई तरीके के कड़े डिसीजंस भी अलाउद्दीन के द्वारा लिए गए थे। जैसे लॉजिकल एडवांसमेंट, लॉजिकल का अर्थ आपका होता है कि रसद की क्या व्यवस्था है, खाना पीना की। अब जाते हैं लंबे लंबे समय पर कैंपेन के दौरान, हर जगह आपका हर चीज़ मिल जाए उसका गारंटी नहीं होता था ना, इसलिए साथ में लेकर के चलना पड़ता था। ट्रांसपोर्टेशन की किस तरीके की व्यवस्था है, तो सारे जो है मिल, या फिर ज़रूरत पड़ा तो किस तीव्र गति से सहायता पहुंचाई जा सकती है, तो सारे मिलजुल करके आपका लॉजिस्टिक के रूप में आप जान सकते हैं। वर्तमान में भी झारखंड सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लॉजिस्टिक पॉलिसी को बनाई गई है। तो लॉजिकल एडवांसमेंट में इसका क्या प्रयास था? एफिशिएंट सप्लाई चेन सिस्टम फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू हिज ट्रूप्स, यानी कि जो भी आपका सप्लाई सिस्टम, जो जो आपका ज़रूरत था फोर्सेस को, उस आपका स्टेडी फ्लो, लगातार आपका जब ज़रूरत पड़े उसका फ्लो होना चाहिए। इससे लाभ क्या हुआ? ऑल दिज, हाँ देखिए, जो लॉजिकल एडवांसमेंट में सप्लाई चेन को इसने सुदृढ़ किया उसका क्या लाभ हुआ? ऑल दीज एफर्ट्स इनेबल्ड अलाउद्दीन खिलजीज फोर्सेस टू ऑपरेट इन रिमोट रीजन्स विदाउट फेसिंग सीवियर शॉर्टेज, बिना शॉर्टेज के, मैंने कोई विशेष संकट, बहुत ज़्यादा संकट नहीं होता था, कभी कभार थोड़ा बहुत हो गया इसलिए सीवियर शब्द यूज किया गया है। बिना सीवियर शॉर्टेज के आराम से उन लोग कैंपेन कर सकते थे। इसके अलावा ग्रेनरीज एंड स्टोर हाउसेस बहुत सारे बनवाए गए थे इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो भी रणनीतिक, यानी कि जहाँ पर सैन्य कैंप वगैरह होते थे, बाहर से आक्रमण की संभावनाएं थी, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस कहा गया। फॉर एम्पल फूड सप्लाईज, यानी कि पर्याप्त खाना पीना का आपका सप्लाई के लिए
इसने बहुत सारे ग्रेनरीज एंड स्टोर हाउसेस का निर्माण कर दिया था अलग अलग शहरों में और अन्य जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थे। इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री फाइनेंस। मिलिट्री, देखिए कोई भी चीज़ जो है आपका फाइनेंस के बिना नहीं चलता है, इसलिए मिलिट्री के लिए अलग से वह जारी करता था। और ऐसे भी उसका जितना भी इकोनॉमिक रिफॉर्म जो था ना, वो सारा मिलिट्री के आसपास से केंद्रित था। मिलिट्री को सेंटर में रख करके ही इसने हर चीज़ किया था। इसने एक स्पा और दो स्पा, दो तरह का कैटेगरीज बनाया था सोल्जर्स का। क्लियर? एक स्पा एंड दो स्पा वेयर कैटेगरीज ऑफ सोल्जर्स डेट वेर इंट्रोड्यूस्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी। एक स्पा का अर्थ होता था ऐसे सैनिक जिनके पास एक घोड़े हैं, उनको 234 टंका के वेतन दे जाते थे पर ईयर। ओके। और दो स्पा का अर्थ था जिसके पास दो घोड़े होते थे सैनिक, उनको 78 टंका जो है एक्स्ट्रा दिए जाते थे, यानी कि 312 टंका पर ईयर ऐसे सैनिकों को दिया जाता था जो दो स्पा होते थे। क्लियर? इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी प्रोवाइडेड आर्म्स, सैलरी, ट्रेनिंग, क्लोथिंग etc टू द सोल्जर्स फ्रॉम द ट्रेजरी। राजकोष से ही आर्म्स हुआ, जो रेगुलर सैलरी दिया जाता था, शिक्षा हुआ, कपड़े वगैरह हुए, सारे कुछ राजकोष से देने की व्यवस्था की गई, क्योंकि यह समझ चुका था कि अगर सेना मजबूत नहीं रहेगा तो उसके राजगद्दी भी खतरे में है। अलाउद्दीन खिलजी also established a military training center. The objective of training was to make the soldiers professional and disciplined by giving them rigorous training. यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर, आज भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ना सिविल सेवकों के लिए और सैन्य क्षेत्र के स्टाफ्स के लिए भी, तो सिविल हो या मिलिट्री हो, दोनों को पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से बांट दिया गया है। उस समय स्पष्ट रूप से नहीं बटा हुआ था मध्यकाल में, इसलिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाता था ताकि वो प्रोफेशनल बने और डिसिप्लिन बने। यानी कि जो काम है बस एनी हाउ काम करना है, उसी को प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। इसमें आपका सक्सेस अगर प्राप्त करना है तो अनावश्यक रूप से दिमाग में ये सब नहीं रखना है, ठीक है, कि हर काम आप करते हुए 10 तरह का काम ले रहे हैं, अनावश्यक काम भी कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए, सब चीज़ मैनेज करते हुए सोचेंगे कि हम पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा प्रोफेशनल स्टडी में बनना पड़ता है, जो ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर नहीं बोलना सीखना होगा आपको, है ना। उसी को प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है और अनुशासित आपको बनना होगा सफलता के लिए। इस चीज़ को ही सेना में भरने के लिए उसने ट्रेनिंग दिया था। रिगोरस ट्रेनिंग, बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होता था। आफ्टर ट्रेनिंग सोल्जर्स बिकम कैपेबल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वारफेयर। ट्रेनिंग वाज ऑल्सो नेसेसरी फॉर, देखिए जो वारफेयर आपके होते थे, अलग अलग तरीके के युद्ध उस समय लड़ने पड़ते थे। ऐसी स्थिति में ट्रेनिंग जो था बहुत सपोर्ट करता था, रेगुलर और ट्रेनिंग देते रहता था। इसके अलावा ट्रेनिंग वाज आल्सो नेसेसरी फॉर इम्प्रूविंग द स्किल एंड कम्बैट रेडीनेस ऑफ ट्रूप्स, यानी कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखता था और उनके युद्ध कौशल में भी वृद्धि करता था। खिलजी यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ गुरिल्ला वारफेयर अंडर दिस। इसमें क्या होता था, गुरिल्ला वारफेयर आपने सुना होगा, जिसमें अटैक करके अचानक से पीछे हट जाने का कार्य किया जाता है। हालांकि पूरी तरीके से इसको वैज्ञानिक रूप, अगर साइंटिफिक रूप देने की बात जाती है तो ये निश्चित रूप से इसमें नाम आएगा आपका मलिकंबर का, है ना। मलिकंबर, राणा प्रताप और शिवाजी। क्लियर? गुरिल्ला वार में सरप्राइज अटैक्स एंड हिट एंड रन टैक्टिक्स अगेंस्ट लार्जेस्ट आर्मीज। कहीं पर ऐसा फील होता था अलाउद्दीन खिलजी को, कहीं पर अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा फील होता था कि आर्मी शक्तिशाली है या बड़ी है, सॉरी एनिमी लार्जेस्ट आर्मीज, यानी कि जो शत्रुओं के आर्मी है वो काफ़ी बड़ी है, उनके विरुद्ध तब गुरिल्ला वार टेक्निक को वो अपनाता था। ओके, हर स्थिति में नहीं अपनाता था, ये खुद ही शक्तिशाली था। इसमें हिट एंड रन, यानी कि अटैक करके फिर पीछे हट जाना, सरप्राइज अटैक, अचानक अटैक करना, एंड डिसरप्टेड द एनिमीज फॉर्मेशन एंड क्रिएटेड कंफ्यूजन।
इसके अलावा ये क्या करता था कि शत्रुओं के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता था, उनके संगठन को प्रभावित कर देता था, अलग अलग तरीकों को अपनाता था। साम दाम दंड भेद समझ सकते हैं। यानी हाँ, उसको जितना इसका जो था लक्ष्य था। और अगर अलाउद्दीन के बारे में आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा यह कभी युद्ध हारा नहीं, है ना। मैसेंजर सेंट कुरियर, कुरियर सर्विस भी थे। क्यों? टू कैरी मैसेजेस, ऑर्डर्स एंड रिपोर्ट्स बिटवीन कमांडर्स, गैरिसन्स, गैरिसन्स का अर्थ होता है किला रक्षक, एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? इनके बीच जो था आपका अलग अलग मैसेज हुए, रिपोर्ट्स हुए, सूचनाएं हुए, सभी को भेजने के लिए यूज करता था अलाउद्दीन खिलजी इनका। टेक्नोलॉजी एंड टेक्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी, use of advanced artillery weapons which allowed forces to inflict significant damage to enemy defenses। ये वेपन्स ऐसा यूज करता था जो बहुत ही प्रभावी होते थे और दुश्मन के जो रक्षा आपका एक तंत्र होता था उसको पूरी तरीके से तोड़ देता था। विच इनेबल्ड अलाउद्दीन खिलजी's आर्मी फॉर सक्सेसफुल सीजेस एंड कंक्वेस्ट्स। और यही कारण था, जो आर्टिलरी वेपन्स इसके पास थे उसके कारण ही बहुत सारे घेराबंदी को सफलतापूर्वक, जो अलग अलग फोर्ट्स होते थे, और घेराबंदी करने के बाद उसमें जीत भी अलाउद्दीन ने प्राप्त किया था अपने आर्टिलरी के बल पर ही। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड पावरफुल सीज इंजन्स such as catapults and trebuchets and catapults जैसे कुछ नाम थे जो सीज इंजन थे। घेराबंदी किया जाता था किसी भी फोर्ट का, है ना। इसके अलावा जो वहाँ पर था आपका, ये पावरफुल सीज इंजन्स को भी इंट्रोड्यूस किया, सच एज कैटापल्ट्स एंड ट्रिब्यूचेट्स। साइकोलॉजिकल वारफेयर टैक्टिक्स भी बहुत अपनाता था, है ना। जहाँ ज़रूरत है, जो शेरशाह इसके लिए प्रसिद्ध था, स्पेशली साइकोलॉजिकल वारफेयर टैक्टिक्स के लिए। हाँ, ये सारे टैक्टिक्स क्यों यूज होते थे? दिज टैक्टिक्स instilling fear and uncertainty among his opponents। अनिश्चितता उत्पन्न कर देता था ये सारे के सारे टेक्निक, और उन्हें भय में डाल देता था, है ना। उनको, अगर वो मजबूत भी हैं तो उनको लगता था कि हम हार गए हैं। इसके अलावा डिस्प्लेइंग द severed heads of defeated enemies to create a sense of terror and discourage resistance। और कटे हुए सर को लहराया करता था किलों के बाहर, है ना। दज अलाउद्दीन खिलजी मेड हिज आर्मी प्रोफेशनल, डिसिप्लिन्ड एंड इफेक्टिव थ्रू हिज मिलिट्री रिफॉर्म्स सिंस द आर्मी वाज बीइंग गिवन लिमिटेड सैलरीज। अलाउद्दीन खिलजी also carried out market reforms so that the soldiers could survive well with a low salary, है ना। इस प्रकार आप देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रोफेशनल, डिसिप्लिन्ड और इफेक्टिव मिलिट्री सिस्टम तैयार की गई थी, और यह मिलिट्री रिफॉर्म के बल पर आपका संभव हो पाया। इनको सैलरी भी इसने लिमिटेड ही दिया, लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए कि कम पैसे में ही अपनी आवश्यकता पूरा करें, इसने मार्केट रिफॉर्म किया। क्लियर? इसके अलावा ये इस पहले वाले का ही है आपका, क्या प्रॉब्लम्स थे जिसको रिफॉर्म करना जरूरी समझा मिलिट्री सेक्शन में? लैक ऑफ कंसोलिडेटेड आर्मी एट द सेंट्रल लेवल, सुदृढ़ आर्मी नहीं थे। ये आपका हिंदी में भी दिया गया है सेम, उसी को उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके अलावा क्या किया गया था उसके लिए? स्टैंडिंग आर्मी, जो बहुत परमानेंट आर्मी और सैलरी दिया था। उसके अलावा लैक ऑफ यूनिट्स एंड हायरार्की, इसको भी क्लियर किया, है ना, डेसिमल सिस्टम में। लैक ऑफ एडवांस्ड वेपन्स, तो आर्टिलरी वगैरह डेवलप किया, है ना, सीज इंजन्स डेवलप किया। इसके अलावा प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ पेमेंट ऑफ आर्मी,
तो इसके लिए क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड कैश सैलरी इन प्लेस ऑफ इक्ता। इक्ता चलता था दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी से पहले। इक्ता क्या था उस पर बाद में चर्चा करेंगे, मनसबदारी वाले में चर्चा हो चुका है। इसके अलावा एक अस्पा दो अस्पा के लिए अलग अलग आपका वेतन निर्धारित किया। करप्शन हॉर्सेस एंड आर्मीज के लेवल पर होते थे, सोल्जर के लेवल पर होते थे। हॉर्स में क्या किया जाता था कि लो ग्रेड हॉर्स को भेज दिया जाता था, और आर्मी में जो अपनी जगह सेंड समवन एल्स टू वार, अपनी जगह किसी और को भेज देना है ना। इसके लिए इसने दाग और चेहरा सिस्टम को आपका लाया। लैक ऑफ हाई ग्रेडेड हॉर्सेस, इसके लिए पायगाह डिपार्टमेंट का निर्माण किया, जो ब्रीडिंग करवाया जाता था इंडियन हॉर्सेस और अरबी हॉर्सेस में। इससे हाइब्रिड हॉर्सेस की उत्पत्ति होती थी, वो भी ठीक ठाक स्थिति में थे। इसके अलावा खुम्स रिलेटेड प्रॉब्लम, खुम्स इट मीन्स लूट का माल, बूटी है ना, बूटी कहा जाता है, बूटी को खुम्स कहा जाता था। बूटी मीन्स लूट का माल। तो बूटी का जो 4/5 था वो किसको मिलता था, पहले सैनिकों को मिलता था, और 1/5 किसको मिलता था, ट्रेजरी में जाता था। क्लियर, इसको उलट दिया। अब 4/5 जो है ट्रेजरी में जाएगा और 1/5 सैनिकों में बीच बांटा जाएगा, क्योंकि सैनिकों के द्वारा युद्ध के दौरान अत्यंत क्रूरता की जाती थी, क्योंकि लूटपाट का 4/5 तो उनको मिलना था बूटी का, इसलिए ज़्यादा क्रूरता वे करते थे। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फैसिलिटीज ऑफ फॉर सोल्जर्स, तो मार्केट रिफॉर्म किया, कैंटीन बनाया है ना, राशनिंग सिस्टम पीडीएस बनाया, हालांकि आम जनता को भी इसका कुछ लाभ मिला। अन्य जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको भी दूर करने का प्रयास किया। ए डिपार्टमेंट नेम्ड आरिज ममालिक वाज क्रिएटेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू सोल्जर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फोर्ट्रेसेस, नए नए बहुत सारे दुर्गों का खास करके आपका नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में बनवाया था। इसके अलावा सैनिकों की नियुक्ति के लिए आरिज ममालिक को क्रिएट किया। क्लियर, ऐसे पहले से चला आ रहा था, उसको और स्ट्रॉन्ग किया। अलाउद्दीन खिलजी यूज टू इंस्पेक्ट हिज आर्मी 14 डेज बिफोर एनी कैंपेन, कोई भी कैंपेन अगर शुरू होता था उसके 14 दिन पहले आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने आर्मी को इंस्पेक्शन करता था, अपनी सेना का इंस्पेक्शन करता था, उसके बाद ही भेजता था। इस प्रकार ये अलाउद्दीन खिलजी का नोट्स से है ना। अब उतारने में समस्या आप लोगों को नहीं आएगी, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं इससे उतार लीजिएगा है ना। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उतार ही लिए होंगे। आप लोगों का नोट्स जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं 5 to 6 मंथ में समाप्त कर दिया जाएगा। जो भी दिया जा रहा है उसको नोट डाउन करते जाइए कॉपी में अच्छे तरीके से, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है पूछिए और उसको याद कीजिए, और जो टेस्ट चल रहा है टेस्ट दीजिए। क्लियर, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और 14 JPSC के बैच शुरू हो चुके हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।